नमस्कार दोस्तों, गेट शिक्षा विद डॉली में आपका स्वागत है। ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के दो और वीडियोस को कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बहुत से इंपॉर्टेंट शब्दों को कवर किया है, यानी टर्म्स को कवर किया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और आज का ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड यानी शब्द है प्रमाणक यानी वाउचर्स। वाउचर्स का मतलब होता है जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका प्रमाण यानी प्रूफ। कोई भी ट्रांजैक्शन हम किए हैं, किसी को पैसा दिए हैं या फिर किसी से पैसा लिए हैं, या फिर किसी से मैंने क्रेडिट में कुछ खरीदा है, तो वो सारा चीज़ों का जो प्रमाण होता है वो एक वाउचर्स होता है। हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो उसमें भी हमको पे इन स्लिप मिलता है, तो वो सारा चीज़ हमारा वाउचर्स होता है, वो हमारा प्रमाण होता है कोई भी ट्रांजैक्शन का। ठीक है, तो हम डेफिनेशन के द्वारा भी समझ लेते हैं। ठीक है, वाउचर्स एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन के होने का प्रमाण देता है या दिखाता है कि कोई खर्चा, भुगतान या प्राप्ति हुई है। वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है उसका प्रमाण देता है, किसी को हमने पेमेंट करा है तो उसका प्रमाण देता है, किसी से पैसा लिया है तो उसका प्रमाण देता है। इसका उपयोग, जैसे वाउचर्स का उपयोग हम रिकॉर्ड करने के लिए, अपना जो खाता बुक होता है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जर्नल एंट्री के द्वारा हम रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश रिसीट, कैश मेमो, पे इन स्लिप यानी डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, तो पे इन स्लिप आपको ऑलरेडी पता है, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आप एक पे इन स्लिप को पहले भरते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो काउंटर पे पैसा जमा लेने वाला होता है, वो आपका काउंटर पे वो जो रिसीट होता है वो ले लेता है, और उसमें एक और पर्ची जो अटैच होता है वो आपको दे देता है। ठीक है, आपका पैसा ले, तो वो जो पर्ची होता है जो आपको दे देता है उसका एक हिस्सा, वो आपका एक वाउचर होता है, उसके थ्रू ही आप लिखते हैं। जैसे हमने 15,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो उसका रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास वो जो पे इन स्लिप का जो बैंक से काउंटर से मिलता है वो वाला आपका एक वाउचर होता है। ठीक है, दूसरा है कैश मेमो। कैश मेमो आपने शायद देखा होगा। कैश मेमो भी जनरली वैसे ही होता है, जैसे कि आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसमें रेट, क्वांटिटी, कितना आपने प्राइस लिया है, कितना का आपने कपड़ा लिया है, वो सारा चीज़ आपका लिखा होता है कैश मेमो में। जैसे आप कपड़े की दुकान पे गए, आपने 2 शर्ट ले ली जिसका दाम है 2,000 रुपये, आपने साड़ी ले ली, तो उसमें टोटल अमाउंट, रेट, पर्टिकुलर्स, डेट, ये सब लिखा रहता है ना, तो वो आपके एक तरह से कैश मेमो होता है। तीसरा शब्द है कैश रिसीट। कैश रिसीट का मतलब होता है कि आपने जैसे किसी को कैश पेमेंट, जैसे आपने कहाँ पे कहीं पे कैश पेमेंट किया, ठीक है, या फिर यहाँ पे कैश रिसीट का बात हो रहा है। ठीक है, तो आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आपको कैश का प्राप्ति हुआ तो आप उसको तुरंत ही एक जो रिसीट बना के देते हैं वो आपका कैश रिसीट होता है। ठीक है, आपने कैश रिसीट में देखा होगा, स्कूल कॉलेज में जब आप फीस डालते हैं, फीस भरते हैं, तो आपको क्या मिलता है? रिसीट मिलता है। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट शब्द है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये दोनों ही फुल्ली बिजनेस के शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे आप दो बिजनेसमैन हैं, एक जेठालाल और एक मगन। अब जेठालाल और मगन, जेठालाल जो है वो है सेलर, बेचने वाला, और मगन है बायर यानी खरीदने वाला। अब जो है मगन ने जेठालाल से 1 लाख के टोटल टीवीज ले लिए। ठीक है, अब 1 लाख के टीवीज ले लिए। अब जो है मगन जो है कुछ खराबी होने की वजह से कुछ टीवी को वो जेठालाल को वापस कर देता है। ठीक है, 2,000 का, मतलब 2,000 बोल रहे, सॉरी, 20,000 का माल वो वापस कर दिया जेठालाल को, मगन ने। ठीक है, तो अब जो है जेठालाल वो जो कहेगा, अब मगन जो है जेठालाल से कहेगा कि हमने, देखिए, हमने आपका जो 1 लाख का माल खरीदा था उसमें से हमने आपको 20,000 का माल वापस कर दिया है। तो वो एक नोट बनाएगा जिसका नाम होगा डेबिट नोट। मगन डेबिट नोट होगा, जिसमें वो जेठालाल को लिखेगा वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट, मीन्स अब जो है वो मगन जो है जेठालाल को 1 लाख ना दे करके 80,000 रुपये देगा। तो उस चीज का जो प्रमाण होगा वो होगा उसके लिए डेबिट नोट। ठीक है, और इधर जेठालाल एक और नोट बनाएगा जिसका नाम होगा क्रेडिट नोट। उसमें वो रिसिप्ट करेगा, उसका जो डेबिट नोट है उसको रिसिप्ट करेगा, तो उसके लिए वो एक नोट बनाता है जिसका नाम होता है क्रेडिट नोट। उसमें वो एक्सेप्ट करता है कि वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट, मगन को ये वाला कहता है, जिसमें उसमें पूरा जो जो माल वापस किया जा रहा है उसका भी रिकॉर्ड होता है, कौन सा कंपनी से माल वापस किया जा रहा है, वो सारा चीज उसमें रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये होता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है बैड डेब्ट्स, यानी अशोध्य ऋण।
ऐसा ऋण जिसको शोधा नहीं गया हो, यानी शोध नहीं सकते। आपने ये वर्ड सुना होगा कि शोधना है, हमने ये बहुत देहात में बहुत चलता है, ठीक है। तो ऐसा ऋण जिसको शोधा नहीं गया, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है अगर किसी ने आपसे उधार लिया हो, किसी ने आपसे कर्जा किया हो और आपने किसी को उधारी पे कोई सामान बेचा हो, और आपको अब वो होता है ना कि पूरा कंफर्म हो गया है कि वो पैसा अब नहीं आने वाला है, ठीक है, तो वो आपके लिए बैड डेब्ट्स होगा। चलिए हम डेफिनेशन के द्वारा भी समझ लेते हैं। जब कोई ग्राहक आपकी उधारी की रकम हमेशा के लिए वापस नहीं करता है, यानी वो पैसा अब मिलना नामुमकिन है, मतलब नहीं मिलेगा एकदम, तो वो आपके लिए बैड डेब्ट्स होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने राम को 10,000 का माल उधार में बेचा था, 10,000 का माल बेचा था उधारी में। कई बार आपने उसको रिमाइंडर भेजा, आपने कई बार उनको बताया कि आपने देखिए आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने नहीं दिया पैसा आपको, तो ठीक नहीं चुकाया पैसा। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो पैसा है 10,000 का जो रकम है वो आपके लिए बैड डेब्ट से, अब ये पैसा नहीं आने वाला है, तो ये पैसा आपके लिए बैड डेब्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब होता है ऐसा पैसा जिसको आप असमंजस में है, मतलब ये भी आपके उधार की ही रकम होती है, आपने किसी को उधार दे रखा हो या फिर किसी ने आपसे उधारी में माल खरीदा हो, ठीक है, तो ये उधारी वाला ही, दोनों दोनों जो बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट दोनों ही उधारी वाले टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब होता है कि किसी का जो आपने उधारी दे रखा हो तो आपको असमंजस में कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो आप एक ही चीज के बारे में दो चीज सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। जब कोई ग्राहक आपकी उधारी की रकम वापस करेगा या नहीं इस पर शक हो, मतलब आप असमंजस में है, मतलब होता है सर्टन नहीं है, असर्टेनिटी है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये होता है डाउटफुल डेब्ट्स। पैसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है बिल रिसीवेबल, यानी प्राप्य बिल। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है जब किसी ने हमसे उधारी पे माल खरीदा है और उसने हमें एक लिखित वचन दिया है कि वो एक निश्चित तारीख को पैसा दे देगा, यानी पेमेंट कर देगा, तो वो जो रकम होगी वो आपके लिए बिल रिसीवेबल होगी, ठीक है। चलिए हम डेफिनेशन डेफिनेशन के द्वारा भी समझ लेते हैं। जब कोई ग्राहक यानी डेटर हमें ये लिखित वचन देता है, यानी प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज देता है कि वह तय तारीख को पैसा चुकाएगा, तो वह जो राशि यानी रकम होगी वो आपके लिए बिल रिसीवेबल कहलाती है। डेटर का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि आपने राम को 10,000 का माल उधार में बेचा। राम ने ये वचन दिया कि वो 3 महीने बाद वो राशि दे देगा, ठीक है। तो उससे एक लिखित बिल साइन किया, उसने एक लिखित बिल साइन किया, तो ये जो 10,000 की जो रकम होगी वो आपके लिए बिल रिसीवेबल होगी, ठीक है। जो बिल रिसीवेबल होती है उसका जो पैसा होता है वो 1 साल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए करंट एसेट्स होगा, जिसका करंट एसेट्स का जिक्र हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के पहले लेक्चर में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बिल पेबल। बिल पेबल का मतलब है किसी से आपने उधारी में माल खरीदा है और आपने किसी दूसरे पार्टी को ये प्रॉमिस किया है कि आप एक निश्चित तारीख को उसका पैसा यानी पेमेंट कर देंगे, तो वो आपके लिए होगा बिल, वो जो रकम होगी वो आपके लिए होगी बिल पेबल। चलिए हम समझते हैं आगे। जब हम बिजनेस जब हम किसी को वचन देते हैं या साइन करके देते हैं कि हम तय तारीख को पैसा चुकाएंगे, तो वह राशि होगी बिल पेबल। उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं। आपने श्याम से 5,000 का माल खरीदा और वादा किया कि 2 महीने बाद पैसा देंगे। आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया करके दिया, और वो जो 5,000 की जो रकम है वो आपके बुक में बिल पेबल कहलाएगी। ये होगी करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है हमें अपने टोटल डेटर्स से कितने पैसे मिलने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक अकाउंटिंग टर्म होता है जो दर्शाता है कि आपको अपने सभी डेटर्स से कितने पैसे मिलने हैं। यह एक अकाउंट होता है, ठीक है। अभी अकाउंट रिसीवेबल का हम उदाहरण भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने दो लोगों को उधार में माल बेचा, ठीक है, एक राम को एक श्याम को। राम को आपने 10,000 का माल बेचा और श्याम को आपने 15,000 का माल बेचा, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति है अली, अली को आपने 12,000 का लोन दिया, ठीक है। तो टोटल आपके जो डेटर्स हो गए वो आपके हो गए, मतलब टोटल जो आपके डेटर्स से आपको रकम मिलने हैं वो है आपको 37,000 रुपए। तो अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू होगी अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑल डेटर्स। आपको अपने टोटल जितने भी डेटर्स है, चाहे वो आपने किसी को उधारी में रकम दिया हो या फिर चाहे किसी को आपने उधारी में माल बेचा हो,
तो वो जो टोटल डेटर से जितना भी पैसा आपको मिलने वाला है वो आपका होगा अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है एक करंट एसेट्स। अकाउंट रिसीवेबल एक करंट एसेट्स है क्योंकि इसका पैसा 1 साल के अंदर आ जाता है। दूसरा है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल का मतलब होता है कि आपको अपने टोटल क्रेडिटर्स को कितने पैसे पेमेंट करने हैं। ठीक है, अकाउंट पेबल इज इक्वल टू अमाउंट पेबल टू ऑल क्रेडिटर्स। चाहे आपने किसी से उधार ले रखा हो या फिर आपने किसी से उधारी में सामान खरीद रखा हो, चाहे आप टोटल क्रेडिटर को कितना पैसा आपको पेमेंट करना है वो होगा अकाउंट पेबल। ठीक है, ये एक करंट लायबिलिटीज होता है क्योंकि इसका पेमेंट हमको 1 साल के अंदर करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है, देखिए जब आपने किसी को उधारी में माल बेचा तो हमारा उसमें दो अकाउंटिंग टर्म्स क्रिएट होता है। पहला तो डेटर और दूसरा होता है बिल रिसीवेबल। डेटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने आपसे उधारी में माल लिया है, आपको पेमेंट नहीं किया अभी तक, वो व्यक्ति होगा डेटर। और बिल रिसीवेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने आपसे उधारी पे माल लिया है और वो आपको एक लिखित वचन देता है कि वो एक निश्चित तारीख को आपको आपका पैसा दे देगा, तो वो जो रकम होगी वो होगी आपकी बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल से मिलने वाला रकम वो होगा आपका ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो आपका एक तरह से करंट एसेट्स होता है क्योंकि ये जो रकम होती है वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। कैश 1 साल के अंदर ये रकम आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है कि आपको जो क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स को जितना पेमेंट करना है दोनों को, वो आपका ट्रेड पेबल होगा। ठीक है, क्रेडिटर्स का मतलब आपको पता है और बिल पेबल का मतलब भी आपको हमने अभी अभी समझाया है। ठीक है, ठीक है, इसका देख लेते हैं। व्यापारिक देनदारियां शब्द से में लेखाकार देनदारियां यानी अकाउंट पेबल को दर्शाता है। व्यापारिक देनदारियां लेनदार प्लस देय पत्र यानी बिल पेबल होता है। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल्स। ये एक करंट लायबिलिटीज होती है क्योंकि इसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत से लोगों को अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल को में कंफ्यूजन होता है। उनको लगता है कि दोनों वर्ड सेम है, पर ऐसा नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों वैसे ही सिमिलर है लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि इसमें हम बिजनेस, जब भी हम से वस्तु का सेल करते हैं मतलब उधारी में, तो उससे जो हमारा आने वाला पैसा होता है उसी को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं तो हम बिजनेस में जब भी वस्तु को सेल करते हैं उधारी में, तो उससे आने वाला पैसा, और जब हम किसी को लोन देते हैं एडवांस देते हैं तो उससे जो आने वाला पैसा होता है उसको भी हम अकाउंट रिसीवेबल में रखते हैं। ठीक है, बस इतना सा ही दोनों में अंतर है। देखिए अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल दोनों में ही डेटर्स और बिल रिसीवेबल को शामिल किया जाता है। बस ट्रेड रिसीवेबल में बिजनेस के वस्तु के सेल के अलावा भी और भी चीजों को जैसे लोन को भी शामिल किया जाता है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में सिर्फ वस्तु का सेल्स से जो आने वाली रकम होती है उसी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अकाउंट रिसीवेबल होता है वो ट्रेड रिसीवेबल से बड़ा होता है। ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ही आता है। ठीक है, और एक होता है लोग जिसमें कंफ्यूजन होता है वो है डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर्स कोई पर्सन या व्यक्ति होता है, जबकि बिल रिसीवेबल एक रिटर्न प्रूफ होता है। ठीक है, जब भी हम किसी को माल उधारी में बेचते हैं तो वो हमको उधारी में बेचते हैं तो अभी तक पैसा दिया नहीं, पैसा जब दे देगा, मतलब जब जो व्यक्ति पैसा देगा वो होगा डेटर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं बिल रिसीवेबल की, तो हमको जिसको हमने माल बेचा वो व्यक्ति अभी तक हमको पैसा दिया नहीं है, लेकिन उसने हमको एक लिखित कानूनी डॉक्यूमेंट दिया है कि वो पैसा जल्दी ही एक निश्चित अवधि के बाद दे देगा। ठीक है, तो वो हो गया बिल रिसीवेबल। अब इसको एक एक लाइन में याद करने का तरीका बस ये है कि डेटर का मतलब उधार लेने वाला व्यक्ति, बिल रिसीवेबल का मतलब होता है उससे पैसा लेने का एक लिखित वादा, मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट कि एक निश्चित अवधि को कोई व्यक्ति पैसा दे देगा। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो होता है वस्तु के सेल के साथ साथ किसी को जो लोन दिए हैं वो भी दोनों शामिल होता है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, लेकिन बिजनेस के सेल से जुड़े हुए, सिर्फ सेल वाला जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या कंपनी जो अपने सभी लोनों को, कर्ज को चुकाने में सक्षम होता है, ठीक है, जिनकी एसेट्स, उनकी लाइबिलिटीज यानी जो दायित्व होते हैं, जो लोन है, उधार है, उससे ज्यादा है, संपत्ति ज्यादा है लोन की तुलना में, वैसा व्यक्ति या कंपनी सॉल्वेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने सभी कर्ज यानी लोन को समय पर चुका सकती है, यानी उसकी आय उसकी दायित्व यानी लायबिलिटीज से ज्यादा हो, तो वह सॉल्वेंट कहलाता है। इसका मतलब है वो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो कंपनी या फिर वो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है। आर्थिक रूप से मतलब पैसे के आधार पर। ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण है, मोहन की कुल संपत्ति 10 लाख है और उसकी दायित्व यानी कर्ज 4 लाख की है, तो वह आराम से कर्ज चुका सकता है, इसलिए वह मोहन जो है वह सॉल्वेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है दिवालिया। ये वर्ड आपने मूवीज में बहुत बार सुना होगा, दिवालिया। जैसे कि कोई कंपनी होती है, वो कंपनी दिवालिया हो जाती है, इसका मतलब है उसकी जो लाइबिलिटीज है, जो कर्ज है, वो उसकी संपत्ति की तुलना में ज्यादा है। मतलब किसी को इतना कर्ज हो गया है कि उसका संपत्ति भी कम पड़ रहा है उस कर्ज को चुकाने के लिए। ठीक है, तो वो होता है इंसॉल्वेंट। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी देनदारियों को चुका नहीं सकती, मतलब उसका जो लोन है उसको चुका नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो संपत्ति है वो कम है, तो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, मतलब उस पर कर्ज ज्यादा है लेकिन चुकाने की ताकत नहीं है, मतलब एसेट्स नहीं है, संपत्ति नहीं है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर रमेश की जो संपत्ति है वो 3 लाख की है, लेकिन उस पर कुल कर्ज 7 लाख के है, तो वो अपने कर्जदारों को पैसा नहीं चुका सकता, इसलिए वो रमेश जो है वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब आप सभी को पता होगा कि जब भी किसी वस्तु या सेवा की कीमत में कमी की जाती है तो वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है। जब किसी सामान या सेवा की कीमत में कमी कर दी जाती है तो वो डिस्काउंट कहते हैं उसे। मतलब असली कीमत से कम दाम पर लेना कोई भी चीज को, तो वो होता है डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो हम एक एक करके इन दोनों को भी समझेंगे। ठीक है। तो हमारा जो है उसके टाइप्स वो है ट्रेड डिस्काउंट और है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं व्यापारिक छूट और कैश डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं नगद छूट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब जो कंपनी या फिर जो निर्माता है, वो जब किसी को वस्तु को बेचता है तो उस समय, बेचते समय ही वो एक तरह का डिस्काउंट देता है ताकि जो ग्राहक है वो ज्यादा से ज्यादा वस्तु को खरीदे। तो ये इस प्रकार का जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब जब हम उधार में माल बेचते हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस चीज का पेमेंट हो जाए, जो हमने बेचा है उसका। ठीक है। तो इसलिए हम उसको देते हैं कैश डिस्काउंट, ताकि वो व्यक्ति जल्दी से पैसा दे दे। तो वो होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को लाइन बाय लाइन डेफिनेशन के द्वारा भी समझेंगे और इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। जो छूट दुकानदार या निर्माता सामान बेचते समय देता है ताकि खरीदार ज्यादा माल खरीदे, ये बिल में घटा दी जाती है और अकाउंट बुक में अलग से इसकी एंट्री नहीं होती है। देखिए, आप जब जर्नल एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया होता है तो आप उसमें डिस्काउंट का एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप जो घटाया हुआ अमाउंट है उसी का एंट्री करेंगे। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि आपने 100 किताबें प्रति 100 रुपए किताब से, मतलब 100 रुपए के हिसाब से खरीदा। ठीक है। तो आपका टोटल होता है 10,000 रुपए, लेकिन दुकानदार ने आपको दे दिया ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। तो 10% के हिसाब से आपका जो डिस्काउंट का अमाउंट बनता है वो 1,000 रुपये बनता है। तो अब आपको देने हैं 9,000 रुपये। ठीक है। अभी जो है ये जो 1,000 रुपये है अमाउंट, ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट। इसका आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका एंट्री नहीं होता है। ठीक है। डायरेक्ट जो 9,000 जो आपको पेमेंट करना है बस उसी का एंट्री होगा। और ये जो डिस्काउंट है इसलिए दिया जाता है ताकि जो ग्राहक है वो ज्यादा से ज्यादा माल खरीदे। ठीक है। दूसरा है कैश डिस्काउंट। तो ये कैश डिस्काउंट का मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट ताकि ग्राहक जल्दी से जल्दी पेमेंट कर सके। ठीक है। जो छूट ग्राहक को जल्दी भुगतान करने पर दी जाती है, ये अकाउंट बुक में दर्ज होती है, इसका एंट्री होता है। जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि एक डिस्काउंट का भी आप एंट्री करेंगे और उसमें 500 रुपये लिखेंगे भी। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपको 1,000 का बिल मिला। दुकानदार कहता है अगर 7 दिन में पैसे दे दोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। आपने जल्दी भुगतान किया तो 500 रुपये कम देकर 9,500 में चुकाया। ठीक है। तो ये जो 500 रुपये जो है ये आपका कैश डिस्काउंट है।
और ये कैश डिस्काउंट का जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होगा। आप 500 रुपये डिस्काउंट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसका याद रखने का एक शॉर्टकट है एकदम एक लाइन में, कि बिक्री बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट है जल्दी से पैसा लेने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका कैश डिस्काउंट होता है। और उसके बाद से इसका जो है जो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका एंट्री नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।